दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी गुफा जो पृथ्वी के सेंटर से जाकर कनेक्ट होती है, लेकिन इतनी ज्यादा डिस्टेंस के बीच कौन कौन से मिस्टीरियस चीजें मिल सकती हैं, यही पता करने के लिए कुछ रिसर्चर्स की टीम वहां पर जाती तो है, लेकिन वापस लौटकर आती ही नहीं। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है फ्रैंक नाम के एक रिसर्चर को दिखाते हुए। फ्रैंक को कई सारी एंशिएंट चीजें और गुफाओं में जाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, क्योंकि बहुत ही गहरी गहरी गुफाओं में ही वो एंशिएंट प्रजाति की चीजें मिलती है, जिसे मार्केट में बेचने पर उसकी कीमत $मिलियन में होती है। तो अब इसी तरीके से जब फ्रैंक और उसके टीम मेंबर्स को ये पता चला कि दुनिया की सबसे बड़ी गुफा भी मौजूद है, तो वो खुद को रोक नहीं पाए वहां पर जाकर एक्सप्लोर करने के लिए। सारी प्रिपरेशन जल्द से जल्द कर ली जाती है और फ्रैंक तो अपनी फैमिली को भी लेकर आया था। फ्रैंक की फैमिली में उसका बेटा जॉश और उसकी बहुत ही प्यारी वाइफ जूड होती है। हमें पता चला कि उस पूरे रिसर्च को कार्ल नाम के एक बिजनेसमैन ने फंडिंग दी है, और इस खतरनाक मिशन में पता नहीं क्यों कार्ल भी ऐड हो जाता है। यानी कि वो भी एकदम पास से देखना चाहता था कि आखिर ये रिसर्चर्स कैसे कंटिन्यू करते हैं। कई सारे क्रू मेंबर्स और बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेने के बाद वो सब उस पहाड़ी वाले इलाके पर चले गए। सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर जब ऊपर से हवर कर रहे होते हैं, तो उन्हें वही बड़ी सी गुफा दिखाई दी जो काफी विशालकाय थी। उसे देखकर अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता कि इसकी गहराई कितनी है। इवन वैज्ञानिकों ने भी कई सारे मिशन किए इसकी गहराई नापने के लिए, लेकिन अब तक कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाया है। कई लोगों का ये भी मानना है कि इसकी गहराई इतनी ज्यादा है कि ये पृथ्वी के सेंटर से होते हुए किसी दूसरी जगह से निकलती है। अब इसके पीछे क्या रहस्य था, इन्हीं चीजों को फ्रैंक और उसकी टीम पता करने के लिए आई थी। अब फ्रैंक अपनी वाइफ जूड के साथ उस केव के अंदर एंटर करता है जहां से एक पानी का लेवल स्टार्ट हो रहा था। यानी उन्हें और ज्यादा एक्सप्लोरेशन करने के लिए पानी के अंदर तो डाइव करना ही होगा। जूड की तबीयत यहाँ पर खराब लग रही थी, इसीलिए उनका असिस्टेंट जिसका नाम जॉर्ज होता है, वो आकर फ्रैंक को बताने लगा कि तुम्हें जूड को नहीं लेकर जाना चाहिए। लेकिन जूड कहने लगी कि ये मिशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे करने में वो फ्रैंक का साथ देकर ही रहेगी। फ्रैंक का तो ये सपना होता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी गुफा की गहराई नापे और एक्चुअल में पता करे कि उनके बीच में क्या क्या मौजूद है। तो अब इन्हीं रीजंस की वजह से फ्रैंक भी कुछ नहीं कहता और जूड के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। दोनों ने जल्द से जल्द अपना डाइविंग सूट पहन लिया था और जंप लगा देते हैं गहरे पानी में। दूसरी तरफ पथरीले वाले इलाकों में कार्ल अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा था। उसे भी नई नई जगहों पर एक्सप्लोर करना बहुत पसंद होता है। रास्ते में कार्ल अपने दोस्तों के सामने थोड़ा सा फ्लेक्स करता है उस पेंडेंट का, जो कि एक बहुत ही एंशिएंट पोलर बियर के दांत से बना हुआ है। इस पेंडेंट को तो कार्ल के ग्रैंडफादर ने उसे गिफ्ट किया था। जॉर्ज भी अब यहाँ उस टीम के पास आ जाता है जो कि मॉनिटर कर रहे थे हर एक जगह को। फ्रैंक और जूड तो लगातार पानी के अंदर जाते रहते हैं और उस गुफा के अंदर जितने भी रास्ते थे उसे एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन फ्रैंक को इन चीजों के बारे में जरा भी नहीं आइडिया था कि आगे चलकर क्या मुसीबत आने वाली है। लेकिन हम सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि उनकी मदद भी करेंगे, ताकि ऐसी कंडीशन में कभी हम भी फंस जाए तो हमें वो सारी टेक्निक्स याद रहे। अब यहाँ पानी के अंदर फ्रैंक और जूड लगातार ट्रेवल करते हुए एक सकरे इलाके तक पहुंच जाते हैं। ये इलाका इतना सकरा था कि वो आराम से नहीं जा सकते। तब जाकर जूड ने अपना एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल दिया, क्योंकि वही एक एक्स्ट्रा चीज थी जो गुफा से बाहर निकलने में उसे रोक रही थी। फ्रैंक ने भी अपना एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल दिया, जिससे कि वो दोनों सकरे रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। अब यही तो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जॉश लगातार मॉनिटर के ऊपर अपने मॉम एंड डैड के स्टेटस को चेक कर रहा होता है। उनका असिस्टेंट जॉर्ज सब कुछ बता रहा था कि कैसी चीजें चल रही हैं। अभी तक तो सब कुछ ठीक था। फ्रैंक और जूड के हार्ट बीट्स एकदम नॉर्मल होते हैं और वो बड़ी आसानी से आगे बढ़ रहे थे। अब अचानक वो दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां ऊपर की तरफ एक पानी की लेयर दिखाई दे रही थी। यानी वो इमेजिन नहीं कर सके कि पानी के अंदर एक और पानी की लेयर। अब पता नहीं उस लेयर को पार करने पर कौन सी चीज आएगी। ये चीजें पता करने के लिए फ्रैंक जाना तो चाहता था, लेकिन उनकी ऑक्सीजन अब बहुत कम है। एक तो उन्होंने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर ही रख दिया था, तो इसीलिए फिलहाल फ्रैंक और जूड ने ये डिसाइड किया कि वो अभी जाएंगे और बाद में यहीं से एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू करेंगे। जूड तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा बीमार लग रही थी और अब जैसे ही वो आगे बढ़ती है तभी उसका ऑक्सीजन पाइप किसी चट्टान से लड़कर अलग हो गया था। यानी कि अब जूड को बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही और सारा ऑक्सीजन पानी में बह रहा होता है। पाइप की वजह से जूड के सूट में पूरी तरीके से पानी भरने लगा था। फ्रैंक पूरा ट्राई करता है अपनी वाइफ को बचाने का, लेकिन जूड काफी पैनिक हो चुकी थी। फ्रैंक ने तुरंत ही अपना मास्क निकाला और ट्राई करने लगा अपनी वाइफ को ऑक्सीजन देने का, लेकिन जूड इतना तड़प रही थी कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पाती। बाहर की तरफ सभी रिसर्चर्स एकदम पैनिकिंग मोड में आ गए, क्योंकि जूड की हार्ट बीट्स काफी तेज हो चुकी होती हैं।
उसके बॉडी में बहुत सारा पानी घुस चुका था। तो अब उनका बेटा जॉर्ज कहता है कि हमें उन्हें बाहर निकालना होगा। फ्रैंक ने हर एक कोशिश की कि जूड को सांस दे पाए, लेकिन ये कंडीशन ऐसी है कि जूड बिल्कुल भी कुछ सोच नहीं पा रही थी। बेचारी जूड का थोड़े समय बाद ऑक्सीजन बंद हो गया और वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। जॉर्ज भी अपने मॉम के लिए बहुत फिक्र कर रहा था और अब तो सिनेरियो देखकर उसे ऐसा लगने लगा कि उसके फादर ने ही ये किया है। वो जानबूझकर उसकी मदर को लेकर गए जब उन्हें पता था कि वो बीमार है और अब किसी रीजन की वजह से ही उन्होंने मेरी मदर को मार दिया है। जॉर्ज सोच रहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, उसकी मदर सही सलामत वापस आ जाएगी। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ फ्रैंक मौजूद था। उसके हाथ में उसकी वाइफ जूड होती है जो कि मर चुकी थी। जॉर्ज इन चीजों को देखकर एकदम से शॉक हो गया। जूड की डेड बॉडी को उठाने के लिए सभी लोग वहाँ आ जाते हैं और उसे सूखी जगह पर रखते हैं। उसे सीपीआर देकर उठाने की कोशिश की गई, लेकिन ऑब्वियसली वो मर चुकी थी। यहाँ जॉश अपनी मदर के मरने का सारा ब्लेम अपने फादर को दे रहा था। वो इतने ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर को पीछे ही छोड़ दें। लेकिन फ्रैंक को भी इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो तो आकर अपने बेटे जॉश को समझाता है, पर जॉश अब किसी की नहीं सुनने वाला था। अब इतना बड़ा हादसा हो चुका होता है तो फ्रैंक ने अपने साथियों को कह दिया कि हम वापस लौट रहे हैं, सारी चीजें इकट्ठा कर लो और ये मिशन यहीं पर बंद हो रहा है। जॉस इन चीजों की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था अपने फादर से, क्योंकि उनकी फोर्स करने की वजह से ही वो सभी यहाँ रिसर्च के लिए आए थे। बट अब उसकी मदर मर चुकी है, ये रियलिटी उसे एक्सेप्ट करनी ही होगी। फ्रैंक के कहने पर सभी क्रू मेंबर्स राजी हो जाते हैं और वो अपने सूट पहनकर वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। जॉस को भी यही ठीक लग रहा था कि उन्हें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन जितनी आसानी से वो इस गुफा में आए थे उतना आसान नहीं होगा यहाँ से बाहर निकलना। उन्हें थोड़ी ऊपर की तरफ चढ़ना होगा, जो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अब जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तभी जॉस और लिज नाम के एक एम्प्लॉय को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें बहुत अजीब तरीके से केव के अंदर से आ रही थी, पर इनके बारे में उन्हें कुछ आइडिया नहीं है। उन्हें अभी तक नहीं पता कि इस केव की गहराई के अंदर क्या मौजूद है। फिलहाल इन चीजों को इग्नोर करते हुए जैसे ही वो सब आगे बढ़ते हैं तो लिज नाम की एम्प्लॉय ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा ही रही थी, तभी पता चला कि गुफा के अंदर पानी भरने लगा है। ये पानी कहाँ से आ रहा था उन्हें कुछ समझता ही नहीं। जॉस और उसके सभी साथी बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गए। दूसरी तरफ जॉस के फादर फ्रैंक मौजूद थे, जो अपने कुछ साथियों के साथ होते हैं। यानी उन्होंने प्लान बनाया था कि सबसे पहले एक ग्रुप आगे बढ़ेगा और पीछे पीछे से फिर दूसरा ग्रुप। पर किसी को अंदाजा ही नहीं कि ये सारा पानी किस तरीके से गुफा में भरते जा रहा है। ऐसा रहा तो वो पूरी तरीके से बह जाएंगे और यहीं पर मर जाएंगे। जॉस इस गुफा के बाहर मौजूद टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उस बाहर मौजूद आदमी का नाम जिम था, लेकिन कम्युनिकेशन में काफी डिस्टरबेंस हो रहे होते हैं। बट कई बार ट्राई करने पर जॉस का कनेक्शन आखिरकार हो ही गया था। जिम तो जॉस को सब कुछ बता रहा होता है कि तुम सबको वहां से निकलना होगा। एक बहुत ही बड़ा वाटर स्टॉर्म यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, जो पूरी तरीके से पानी में डुबा रहा है। यानी अगर बाहर नहीं निकला गया तो ये पूरा केव पानी से भर जाएगा। अब तो ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन आ चुकी है, जिसमें कि जॉस और उसकी पूरी टीम फंस चुकी थी। कायल नाम का वो बिजनेसमैन भी इसी जगह पर था, जो कि बड़े मजे से डाइव कर रहा होता है, क्योंकि उन्हें इन चीजों के बारे में अभी तक बिल्कुल आइडिया नहीं था। लिज नाम की वो लेडी तो रस्सी पर लटकी हुई होती है और बहुत सारा पानी उस पर गिर रहा होता है। सभी उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर रस्सी टूट गई तो उसे चोट बहुत ज्यादा लगेगी। यहाँ अंदर की तरफ फ्रैंक की टीम को भी धीरे धीरे पता चल चुका था कि गुफा में पानी बढ़ते जा रहा है। दीवारों पर से पानी रिस रहा था, जो ये साफ साफ संकेत होता है कि ये पूरी जगह भरने वाली है। तो अब फ्रैंक भी अपने साथियों के साथ चौकन्ना होकर वहां से बाहर निकलने का प्लान बनाने लगा। अब यहाँ जॉश के ग्रुप के कुछ लोग ऊपर की तरफ चढ़ चुके होते हैं और बाकियों की मदद करते हैं ऊपर खींचने में। लेकिन ऊपर की तरफ पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि उनकी इक्विपमेंट्स एकदम से काम करना बंद कर दे रहे थे। आखिर वो इस जगह से बाहर कैसे निकलेंगे किसी को नहीं समझ रहा था। थोड़ी देर में ही पानी उनके आधे बॉडी पार्ट्स तक आ चुका था, जो कुछ समय में पूरा भर जाएगा। वहाँ दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन काल तो डाइविंग के मजे ले रहा होता है। पता चला कि वो एकदम सही सलामत है और उसने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी ले लिए। पर यहाँ पानी का बहाव देखते हुए उस बिजनेसमैन को भी समझ गया कि शायद यहाँ पर कुछ खतरनाक होने वाला है। पानी का इतना फोर्स अचानक क्रिएट हो जाना, ये उन्होंने कभी रीडिंग्स में देखा ही नहीं था। इतने सालों से गुफा के ऊपर रिसर्च की जा रही थी, बट ऐसी कंडीशन अब तक कभी नहीं आई। बेचारे फ्रैंक की पूरी टीम इन चीजों के लिए तैयार ही नहीं थी और उसमें वो फंस चुके हैं। अब तो ये दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है, यानी बहने के बाद वो कहां पर जाएंगे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। यहाँ पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज हो चुका था कि वो सभी जिस बड़ी सी गुफा से अंदर आए थे वो पूरा भर जाता है। एक वही रास्ता था जिससे कि रेस्क्यू की मदद से बाहर निकला जा सकता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर लिज वापस से ट्राई करती है उस जगह से रस्सी फेंक कर बाहर निकलने का।
थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद लिज ऊपर तो जा रही थी, लेकिन पानी का फोर्स उसे पीछे ढकेल रहा था। ऊपर की तरफ कॉल नाम का भी एक आदमी चढ़ जाता है, जो कि लिज की मदद करने लगा ऊपर चढ़ने के लिए। पर उन्हें क्या पता कि जिस पत्थर से रस्सी बांधी गई थी वो अब धीरे धीरे पीछे घसक रही है। इतना फोर्स वो पत्थर अपने ऊपर नहीं झेल सकता। धीरे धीरे वो पत्थर नीचे आने लगा, जिसके बारे में सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, यानी वहां से उन्हें हटना पड़ेगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। पानी का फोर्स और ज्यादा बढ़ जाने के कारण लिज वापस से नीचे गिर जाती है और कॉल यहाँ पर उस पत्थर से बचने के लिए कूद जाता है। ये कॉल की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो जाकर डायरेक्टली चट्टान से टकराया। इस पूरे प्रोसेस में उसे काफी ज्यादा चोट लगती है और कॉल तो बेहोश ही हो गया था। पानी में गिरने के बाद वो बहाव के कारण आगे बढ़ने लगा। पूरी टीम मेंबर्स एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करने लगते हैं और जॉश तो डायरेक्टली चला गया कॉल को पकड़ने के लिए। ये एक बात बता दे कि जॉश को अच्छी तरीके से तैरना नहीं आता था। भले ही वो बहुत ही बड़े रिसर्चर्स का बेटा होता है, बट कभी भी उसे इन चीजों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं आया। वो इस बार तो सिर्फ इस जगह पर अपनी मदर की सुरक्षा के लिए आया होता है। जॉश ने यहाँ पर बहुत कोशिश की कॉल को पकड़ने की, लेकिन कॉल जिस तरीके से बेहोश था वो पानी के बहाव से आगे चला जाता है। बाहर से निकलने का इकलौता रास्ता भी बंद हो जाता है और वो पूरा होल एकदम पानी से भर चुका था। अगर वहां से कोई जाने की भी कोशिश करे तो पानी का इतना ज्यादा फोर्स होता है कि वो पीछे ही गिर जाएगा। अच्छी बात ये हुई कि अब वहां पर फ्रैंक भी पहुंच चुका था अपनी बाकी टीम के साथ, जिससे कि वो अपने बेटे जॉश और कई सारे लोगों को कहता है कि पीछे आने के लिए। उन्हें अब यहाँ से कोई और रास्ता ही चुनना पड़ेगा जिससे कि बचा जा सके। फ्रैंक ने बताया कि उसे और उसकी वाइफ को यहाँ पर आने से पहले एक सकरा रास्ता मिला था। उस रास्ते से अगर वो लोग पहुंच जाए तो यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। फ्रैंक इस समय काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी मरी हुई वाइफ की बॉडी देखी तो वो पूरी तरीके से पिघल गया। फ्रैंक को भी अब यही लगने लगा कि उसकी लापरवाही की वजह से उसकी वाइफ की जान गई है और हो सकता है कि आने वाली जिंदगी में उसका बेटा जॉश उसे कभी माफ ना करे। फ्रैंक तो अपनी वाइफ जूड की बॉडी को देखकर बहुत ही रोने लगा और काफी उदास हो जाता है, लेकिन ये समय इन सारी चीजों का बिल्कुल भी नहीं है। फ्रैंक के बाकी मेंबर्स कह रहे थे कि शायद तुम्हारी वाइफ के फेफड़ों में पानी चला गया है। अगर हम उसे सीपीआर देंगे या फिर प्रॉपर ब्रीथिंग टेक्निक यूज करेंगे तो हो सकता है कि जूड वापस से जिंदा हो जाए। अब बता दूं कि कभी भी कोई पानी में गिरता है और वो सांस नहीं ले पाता तो उसे सीपीआर तुरंत ही देना चाहिए, ना कि इस तरीके से इतना वेट करा के। एक्सपर्ट्स द्वारा जितने भी केसेस देखे गए हैं वो सब के सब सीपीआर द्वारा 90% ठीक हो जाते हैं। यानी वो पर्सन जिसके पूरे फेफड़ों में पानी भर चुका है उसे 5 मिनट के अंदर अंदर सीपीआर देने पर वो ठीक ही हो जाता था। लेकिन यहाँ यही प्रॉब्लम है कि इतनी ज्यादा देर तक कोई सीपीआर या फिर एक्शन ना लेने के कारण फेफड़ों में मौजूद कई सारा पानी उसके फंक्शनिंग को इफेक्ट कर सकता है और इससे होगा ये कि सांस बिल्कुल भी नहीं आएगी और कुछ समय बाद आप सर्जरी भी कर लो तभी भी वो इंसान उठने नहीं वाला। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को होप थी कि जूड जिंदा हो जाएगी। अब यहाँ दूसरी तरफ जोश को भी एक बॉडी मिलती है, लेकिन वो तो कॉल नाम के आदमी की थी जो इतनी ऊंचाई से नीचे गिर गया था। बेचारे कॉल की पूरी हड्डियां टूट चुकी होती हैं और उसका आधा चेहरा खराब हो गया था। फ्रैंक भी वहां पर अपने बेटे के पास पहुंचता है और अपने मेंबर्स को जॉश को लेकर जाने के लिए कहता है, क्योंकि जॉश अभी उतना बड़ा नहीं कि इस तरीके के कंडीशंस को देख पाए। फ्रैंक अपने साथी कॉल को देख रहा था और उन्होंने आंखों ही आंखों में डिसाइड कर लिया कि क्या करना चाहिए। बात ये थी कि कॉल इतना ज्यादा घायल हो चुका है कि अगर कोई उसे उठाकर भी लेकर जाए तभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी कॉल की वजह से बाकी लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। तो इसीलिए कॉल ने भी फ्रैंक से यही कहा कि उसे मार दिया जाए। फ्रैंक को यह बिल्कुल भी नहीं करना था, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं। फ्रैंक ने कॉल को मजबूरी में पानी में डुबाया और उसे बहुत बुरी तरीके से मार दिया। अब यहाँ कॉल के मरने के बाद बाकी लोग आगे बढ़ने लगे होते हैं। फ्रैंक ने अब उसी सक्रिय रास्ते के डायरेक्शन को बताते हुए उसका जिक्र किया कि हमें वहीं से निकलना होगा। अगर उस जगह को पार कर लिया तो हो सकता है कि बाहर निकलने का रास्ता ज्यादा दूर ना हो। उनकी बची हुई टीम उस पहाड़ी वाली जगह पर वेट करती ही होगी। लेकिन बात ये थी कि जॉश की गर्लफ्रेंड विक्टोरिया बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। उसने ये कंडीशंस कभी नहीं देखी और इतने देर तक पानी में रहना उसे बिल्कुल नहीं आता था। अगर उस सक्रिय रास्ते में कोई भी पैनिक हो गया तो बुरी तरीके से वहां पर फंस सकता है। तो अब फ्रैंक उन सभी के साथ मिलकर ये प्लान बनाता है कि विक्टोरिया सबसे लास्ट में आएगी। हमारे बाहर निकलने के बाद हम उसे गाइड करते रहेंगे ताकि वो भी बाहर आ जाए। फ्रैंक ने यह डिसीजन सोच समझ कर लिया था, क्योंकि अगर वो एक के बाद एक उस सकरे रास्ते में जाएंगे और अगर कोई उसके बीच में फंस गया तो उसकी वजह से बाकी लोग भी पीछे रह जाएंगे। विक्टोरिया को छोड़कर सभी एकदम श्योर थे कि वो उस सकरे रास्ते से बाहर निकलेंगे। विक्टोरिया ही थी जो इतना ज्यादा घबरा रही होती है, पर अब विदाउट टाइम वेस्ट किए उन्हें उस सकरे रास्ते को पार करना होगा। सभी को ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगा दिए गए थे और धीरे धीरे विक्टोरिया को गाइड करके वहां पर लेकर आया गया। शुरुआत में तो सकरे रास्ते को पार करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी हर एक जन को, बट कैसे भी करके गाइडेंस के कारण वो पार कर ही लेते हैं।
लेकिन जब बारी आई विक्टोरिया की तो वो बहुत ही ज्यादा डरने लगी। वो इतना पैनिक हो जाती है क्योंकि वो रास्ता छोटे से भी छोटा होता जा रहा था। अचानक उसका सूट चट्टान से टकराने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो तो किसी दूसरे ही डायरेक्शन में जाने लगी। इस तरीके की हड़बड़ाहट के कारण वो उसी रास्ते पर फंस जाती है। यानी फ्रैंक ने एकदम सही अंदाजा लगाया था। अगर विक्टोरिया को पहले जाने देते तो ना तो वो उसे गाइड कर पाते और ना ही बचे हुए लोग आगे बढ़ पाते। अब विक्टोरिया को इस कंडीशन में देखकर फ्रैंक और जॉस उसके पास जाते हैं और रस्सी की मदद से उसे गाइड करते हैं। बहुत मेहनत के बाद आखिरकार विक्टोरिया को बाहर निकाल ही दिया गया। अच्छी बात हुई कि विक्टोरिया को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, पर अब देखकर यही लगता है कि उनका रास्ता साफ था और फ्रैंक को यहाँ से डायरेक्शन बड़ी अच्छी तरीके से पता है। सभी लोग अब जल्द से जल्द पानी के बाहर निकलते हैं जहाँ पर एक खुफिया रास्ता था, लेकिन अभी तक फ्रैंक को भी बाहर निकलने का कोई भी सुराग नजर नहीं आया है। विक्टोरिया जिसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और अगर उसका सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाएगी। इसीलिए उन सभी को जितना हो पा रहा था वो उतनी कोशिश कर रहे थे विक्टोरिया को कंफर्ट देने का। अब यहाँ बता दूं कि हाइपोथर्मिया वो कंडीशन होती है जब आपकी बॉडी की हीट बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली नीचे गिर जाती थी। हम ह्यूमंस की बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हम ह्यूमंस की बॉडी टेम्परेचर यूजुअली 36 डिग्री के अराउंड ही होता है। अगर उससे जरा भी कम हुआ तो हम बीमार ही पड़ जाएंगे। हाइपोथर्मिया में तो ये रेंज 30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता था। तो इसके सोल्यूशन के लिए सिंपली ये करना है कि जितनी भी गीले कपड़े या फिर ठंडी चीजें हो वो बॉडी से पूरी तरीके से अलग कर दी जाए। ट्राई करना है कि बॉडी को जितना गर्म रख सके उतना रखे। मोटे मोटे क्लोथ्स और कोई भी गर्म चीजें उनके आसपास रख दे जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होने की कगार पर आए। सबसे पहले चेस्ट और ऊपर वाले एरिया पर उसे गर्म करने की कोशिश करनी है क्योंकि वही सारे मेन ऑर्गन्स हैं। अब इस कंडीशन में जब विक्टोरिया हाइपोथर्मिया का शिकार हो रही थी तो फ्रैंक और उसके साथियों ने उसे गर्माहट देने की बहुत कोशिश की। उन्होंने सिल्वर फॉइल भी उसके ऊपर डाल दिया था जिससे काफी गर्मी महसूस हो रही थी। यानी थोड़ी सी मेहनत के कारण विक्टोरिया को बचा लिया गया। पता नहीं काल जो उसका दोस्त था वो भी उसे गर्मी प्रोवाइड कर रहा होता है पीछे की तरफ से। बट अभी भी उन सब की प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी तो इसीलिए फ्रैंक ने कहा कि हम थोड़ी देर तक यहीं वेट करेंगे। सारे इक्विपमेंट्स बंद कर दिए जाते हैं ताकि उनकी बैटरीज खत्म ना हो। वहाँ पर रेस्ट करने के बाद वो थोड़े समय में फिर से ढूंढेंगे उन जगहों को जिससे बाहर निकला जाएगा। अब तो सभी लोग फ्रैंक के ऊपर डाउट करने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि फ्रैंक को इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता बल्कि वो तो उन्हें गुमराह कर रहा है जैसा उसने अपनी वाइफ के साथ किया। काल यहाँ पर ये कह रहा था कि जब तक हम यहाँ आराम कर रहे हैं तो तुम जाकर कोई रास्ता ढूंढो जिससे यहाँ से निकला जा सके। फ्रैंक भी समझ गया था कि ये सब सिर्फ और सिर्फ बचना चाहते हैं। उन्हें दूसरों के रिलेटेड कोई भी परवाह नहीं। हमें तो उन सभी के बीचों बीच जॉर्ज भी दिखाया गया जिसके चेस्ट वाले एरिया पर काफी जख्म के निशान थे। ये घाव सीधा उसके हार्ट तक कनेक्टेड होते हैं जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थे। लेकिन जॉर्ज बाकी लोगों के लिए एक परेशानी नहीं बनना चाहता था, इसीलिए उसने इस बारे में किसी को बताया ही नहीं। कई देर तक वेट करने के बाद वो सब एकदम तंदुरुस्त हो जाते हैं तो अब जल्द से जल्द वो आगे बढ़ने लगे थे। फिलहाल तो वो पानी वाले रास्ते से न जाते हुए उस रास्ते से जाते हैं जो फ्रैंक और उसकी वाइफ ने डाइव करते समय देखा था। यानी वो अनजान लेयर वाला हिस्सा जो पानी के अंदर मौजूद होता है। अब आगे बढ़ते समय जॉर्ज बार बार पीछे रह जा रहा था। जॉर्ज तुरंत ही जॉर्ज को जाकर पूछता है लेकिन जॉर्ज ने कहा कि वो सिर्फ थोड़ा सा थक गया है। जॉर्ज भी अब बिना फिक्र के आगे बढ़ने लगा अपने फादर और टीम मेंबर्स को फॉलो करते हुए। पीछे की तरफ जॉर्ज की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे खून की उल्टी भी होती है और उसका घाव तो शायद अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा है। जॉर्ज ने उसकी मदद करने की भी कोशिश की बट जॉर्ज एक इंडिपेंडेंट वर्कर था। वो तो जॉर्ज का ध्यान बहलाने के लिए एक कहानी सुनाता है और ये तब की बात थी जब वो उसके फादर के साथ एक और एक्सप्लोरेशन पर गया था। उस प्रीवियस मिशन के केव में तो कई सारी चीजें मौजूद थी। वहाँ पर कुछ ऐसे एंशिएंट क्रिएचर्स भी थे जो अब तक डिस्कवर नहीं किए गए, लेकिन जॉर्ज के फादर फ्रैंक ने उन सभी की मदद की वहाँ से बाहर निकलने में। तो इससे ये प्रूफ होता है कि फ्रैंक कभी भी जाने अनजाने में किसी की जान नहीं ले सकता। वो तो उल्टा सभी को प्रोटेक्ट करने का ट्राई करता है। धीरे धीरे शायद अब जॉर्ज अपने फादर को गलत नहीं समझता है। अब जब ट्रेवल करते हुए वो सभी चट्टानी वाले इलाकों की एक दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो पता चला कि जॉर्ज उनके पीछे है ही नहीं। वो कहीं मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुका है। तुरंत ही फ्रैंक और उसका एक साथी पीछे ढूंढने के लिए आता है जॉर्ज को, बट जॉर्ज का तो कोई नामो निशान ही नहीं दिख रहा था। बात यहाँ पर यही रिवील होती है कि जॉर्ज जानबूझकर उन्हें स्लो डाउन नहीं करना चाहता था, तो इसीलिए उसने ऑक्सीजन के सारे रिसोर्सेस वहीं पर छोड़ दिए। जॉर्ज को पता था कि ऐसी कंडीशन में वो बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। यहाँ फ्रैंक और बाकी टीम एकदम परेशान थे। वहीं काल एक कैमरा निकालकर सारी
सारी चीजें रिकॉर्डिंग करने लगता है। उसे ये लग रहा था कि अगर हम इन चीजों की एक डॉक्यूमेंट्री बनाए तो इन्हें डिस्कवरी और एडवेंचर चैनल्स को बेच सकते हैं, हमें इनसे काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। फ्रैंक इन चीजों से बहुत ही गुस्सा हो गया क्योंकि यहाँ उनकी जान खतरे में पड़ी हुई है और उनके कई साथी मारे जा रहे हैं। तो कार्ल को यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करने की पड़ी हुई है। दोनों में तो एक हीटअप मोमेंट भी क्रिएट हो जाता है और ये रियलिटी सभी को एक्सेप्ट करनी होगी कि जॉर्ज अब तक मर चुका होगा। सभी थोड़े समय बाद शांत हो जाते हैं और कार्ल को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने फ्रैंक से माफी मांगी और आगे बढ़ने लगे। उनका सिर्फ अब एक ही गोल था कि यहाँ से बाहर निकला जाए। इसके अलावा कोई भी प्रायोरिटी नहीं हो सकती, ना कोई बचाने आने वाला है और ना ही कोई रेस्क्यू टीम। रेस्क्यू टीम को यही लग रहा होगा कि पूरी तरीके से पानी भरने के कारण वो सभी मारे जा चुके हैं और इतने कम लोगों के लिए रेस्क्यू टीम्स की जान खतरे में डालना सही नहीं होगा। फ्रैंक अब अपनी टीम के साथ पथरीले इलाकों में ट्रैवल करता हुआ एक सकरे इलाके पर पहुंचा, जहां से नीचे की तरफ एक बहुत ही बड़ा पानी का पॉन्ड दिखाई दे रहा था। इस पानी के नीचे क्या होगा उन्हें नहीं अंदाजा, लेकिन फ्रैंक की नजर गई सामने वाले एक होल की तरफ। हो सकता है कि उस जगह से कोई मदद मिल जाए बाहर जाने के लिए। तो इसीलिए अब फ्रैंक बाकी टीम से कहता है कि हमें किसी भी तरीके से उस दूसरे हिस्से पर जाना है। तो अब सभी लोग मिलकर ये आइडिया देने लगे कि वहां कैसे पहुंचा जाएगा। थोड़ी भी गलती उन्हें पानी के नीचे लेकर जाएगी और पता नहीं उस जगह की गहराई कितनी है। अब किसी भी तरीके से उन्हें वो रोप लेकर दूसरी तरफ जाना होगा, जिसे अच्छी तरीके से बांधने पर बाकी लोग भी उस रोप की मदद से आगे जा सके। सभी लोग तो उस गहराई को देखकर ही डर जा रहे थे और किसी में हिम्मत नहीं होती वहां जाने की। तब जाकर जॉश कहता है कि ये काम मैं करूंगा। ये बात बता दूं कि जॉश एक बहुत ही अच्छा माउंटेन क्लाइंबर होता है। उसने अपनी टीम के साथ कई साल पहले एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट भी जीता था। यानी देखा जाए तो उन सभी में से सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जॉश के पास होता है माउंटेन क्लाइंबिंग का। तो अब बिना देरी किए जॉश अपने फादर की तरफ एक आखिरी बार देखता है और रस्सी लेकर सीधा नीचे उतर जाता है ताकि वो दूसरी तरफ पहुंचे। उसे भी पता था कि जरा सी भी गलती और वो पानी में गिर जाएगा और ये भी कहा जा सकता है कि वो पृथ्वी के सेंटर में चली जाए। सभी को ये समझ में आ गया था कि जो भी वहां गिरेगा कोई बचाने वाला नहीं होगा। बट अपनी जान जोखिम में डालकर जॉश तभी भी आगे बढ़ता है। ट्रेवल करते हुए वो एक ऐसी जगह पर आ गया था जहाँ से उसे जंप लगाना है और ये जंप इतना ज्यादा दूर और रिस्की होता है कि कोई भी ना पार कर पाए। बट जॉश के अंदर पता नहीं उस समय कैसे इतना ज्यादा स्टेमिना आ गया। वो एक लंबी जंप लगाता है और सीधा चट्टान के दूसरे इलाकों को पकड़ लेता है। फाइनली वो दूसरे हिस्से में पहुंच ही चुका था। कैसे भी जॉश ऊपर की तरफ जाता है और रस्सी को अच्छी तरीके से पत्थर से बांध देता है। फ्रैंक की टीम के अब सभी लोग एक एक करके उस रस्सी की मदद से दूसरी तरफ जाने लगे। पर सभी को प्रॉब्लम थी तो विक्टोरिया की। विक्टोरिया को हाइट से बहुत ही ज्यादा डर लगता था, पर उसे काम डाउन कराया जाता है और उसे ऊपर देखने के लिए कहते हैं। जब विक्टोरिया को वो सभी रोप की मदद से दूसरी तरफ भेज ही रहे थे तब वो काफी पैनिक हो गई। इसी पैनिकिंग के चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और पता चला कि उसके हेयर्स उसी हाइनेस में फंस चुके हैं। विक्टोरिया को सच में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि वो अपने बालों के बल के ऊपर पूरी तरीके से लटक गई थी। देखा जाए तो विक्टोरिया का पूरा वेट उसके बालों पर होता है। कार्ल इस तरीके से विक्टोरिया को देख नहीं सकता था तो वो भी तुरंत ही जाने लगा उसे बचाने के लिए, लेकिन शायद तब तक देर हो जाती है। विक्टोरिया के बालों पर इतना जोर पड़ा कि वो उसकी चमड़ी के साथ ही निकल जाता है। अगर विक्टोरिया को वहां से बचाया नहीं गया तो शायद वो तुरंत ही मर जाएगी। अच्छी बात हुई कि कार्ल और फ्रैंक वहां पहुंचकर उसके बालों को काट देते हैं और विक्टोरिया सीधा नीचे जाकर उस पानी में गिरती है। अब एकदम अनकॉन्शियस होने के बाद विक्टोरिया तैरने का भी ट्राई नहीं कर पा रही थी और वो दूर कहीं पानी के अंदर गायब हो जाती है। इतना डरावना मंजर तो सच में किसी ने भी नहीं देखा था। फ्रैंक और कार्ल भी दूसरी तरफ पहुंचते हैं और कैसे भी अपने आप को शांत करते हैं, पर अब फ्रैंक कहता है कि जितने भी लोग बचे हुए हैं हमें आगे बढ़ना होगा। पता नहीं फिर कौन सा साइक्लोन आ जाए और इस जगह पर पानी भरना स्टार्ट हो जाए। कार्ल और जॉर्ज को थोड़ा सा गुस्सा आता है क्योंकि फ्रैंक के चेहरे पर जरा भी दुखी झलक नहीं रही थी क्योंकि उन्होंने अपना एक मेंबर खो दिया है। पर फ्रैंक एक चीज में बिलीव करता था कि अपनी जान बचाओ और बाहर निकलो। इन्हीं चीजों को गौर करते हुए अब वो दोनों भी फ्रैंक के पीछे जाने लगे थे। अब तो उनके सामने एक और पानी वाला रास्ता आ चुका था जिसके अंदर क्या है किसी को नहीं पता। फ्रैंक प्लान बनाता ही है कि इसके अंदर जाना है कि नहीं, पर अचानक उसका बेटा जॉर्ज पानी के अंदर कूद जाता है। अपने बेटे को बचाने के लिए फ्रैंक भी चला गया और उसके पीछे पीछे कार्ल भी आने लगा। वो पानी के अंदर एक सकरा रास्ता था जिसके दूसरी तरफ शायद बाहर निकलने का वे हो। अब एक दूसरे की मदद करते हुए वो किसी भी तरीके से वहां से निकल जाते हैं। ये एक और चट्टानी वाली गुफा थी, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि वो धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। यानी हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर सरफेस आ जाए और फिर वो उस जगह से अपने घर पर वापस जा सकते हैं। थोड़ी देर तक उस तरीके से बैठकर आराम करने के बाद जॉश ने नोटिस किया बैट के बहुत सारे शिट जो वहां पर पड़े हुए थे। यानी इस तरीके से वो कंफर्म हो जाते हैं कि सरफेस शायद बहुत ही करीब है। वो उस बहुत ही पतले रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, भले ही वहां से जाने का रास्ता नहीं था। वो तीनों तो अब छोटे से रास्ते से ऊपर जाने लगे एक दूसरे की मदद करके।
एक के ऊपर एक पैर रखने के कारण उन्हें काफी हेल्प मिल रही थी। कई घंटों तक ये कोशिश करते रहने के बाद आखिरकार वो सरफेस पर पहुंच ही जाते हैं, लेकिन रास्ते में फ्रैंक का जो हेलमेट लाइट था वो बंद हो जाता है। वो तो अपनी क्लॉक से निकलने वाली कुछ रिफ्लेक्शंस का ही यूज करके आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे वो चट्टानी वाले इलाके में पहुंचते हैं तो पता चला कि अभी भी बाहर नहीं निकले हैं। रोशनी का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं था, तो फिर वो कैसे कंफर्म कर ले कि यही सरफेस है। वो अपनी जर्नी चालू रखते हैं तो पता चला कि सामने की तरफ एक बहुत ही बड़ी ओपनिंग दिखाई दे रही है। उस ओपनिंग से लिटरली बाहर की दुनिया दिखाई दे रही थी जो पृथ्वी के ऊपर है, और उस क्षेत्र के ठीक नीचे एक मिलिट्री टैंक मौजूद था जो पूरी तरीके से खराब हो चुका होता है। अब उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे और इतनी ऊंचाई तक जाना था जो पॉसिबल नहीं है, तो अब रेस्क्यू टीम के वेट करने के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं। अब उस मिलिट्री टैंक में जितनी भी फ्यूल और काम की चीजें थी फ्रैंक उन्हें अपने पास रख लेता है। बेचारे वो सब बाहर निकलने के इतनी छोटे डिस्टेंस पर थे, पर फिर भी वो एकदम लाचार हैं। अब उस गुफा के अंदर आने पर जॉश को एक नदी दिखाई देती है। इस नदी का बहाव उस तरफ जा रहा था जहाँ से बाहर निकला जा सकता है। जॉश ने फ्रैंक को कहा कि शायद इस नदी को फॉलो करके हम वहाँ पहुँच सकते हैं। थोड़ी दूर के बाद तो उन्हें विक्टोरिया की डेड बॉडी भी दिखाई दी जिसकी हालत बुरी होती है। कार्ल इन चीजों को देखकर और डरता जा रहा था, और अब तो वो थोड़ा सा पागल हो चुका है क्योंकि वो इन सारी चीजों का जिम्मेदार फ्रैंक को मानता है। फ्रैंक अगर यहाँ पर नहीं आता तो ना तो उसकी गर्लफ्रेंड मरती और ना ही वो यहाँ पर फंसे रहते। कार्ल इतना ज्यादा पागल हो गया कि उसने फ्रैंक के सर पर भी हमला कर दिया ऑक्सीजन सिलेंडर से। फ्रैंक को बहुत ज्यादा चोट लगती है और इस तरीके से अपने फादर को खतरे में देखकर जॉश वहां पहुंचकर कार्ल को मारने लगता है। कार्ल को अनकॉन्शियस करने के बाद जॉश अपने फादर को बचाने आया, पर अब देखने से लग रहा था कि सर पर हमला करने के कारण वो हिल नहीं सकता और फ्रैंक को यहीं पर अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी। पर अब फ्रैंक समझ गया था कि उसे अपने बेटे की जान बचानी है। जिस तरीके से उसने अपनी वाइफ को खोया वो नहीं चाहता कि जॉश भी मर जाए, तो इसीलिए फ्रैंक ने जॉश से कहा कि तुम मुझे खत्म कर दो और इस नदी के रास्ते से बाहर निकल जाओ। जॉश ये नहीं करना चाहता था, बट आखिरकार उसे ये करना ही पड़ा। उसने अपने फादर को पानी के अंदर डुबाया और अब सीधा एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नीचे कूद गया। उसे तो रास्ते में कार्ल की डेड बॉडी भी दिखाई देती है जो तैर रही थी, बट जॉश को किसी भी हालत में रोशनी की तरफ बढ़ते रहना है। कई देर तक स्विम करने के कारण उसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म होने वाला था। अब ऊपर की तरफ पहुंचते ही वो एक परत के पास आ गया जो कि बहुत पतली थी। जॉश कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस भी हो गया था, बट उसे जब होश आया तो उसे आखिरकार रोशनी दिखाई दे गई। वो उस जगह से होते हुए सीधा ऊपर की तरफ आ जाता है। फाइनली वो समुद्र के बाहर आ चुका था जहाँ थोड़े ही दूरी पर एक आइलैंड होता है। वहाँ कुछ लोग मौजूद थे जो कि अपने वेकेशन एंजॉय कर रहे थे, और इतने दिनों के ट्रैपिंग होने के बाद आखिरकार जॉर्ज बाहर निकल ही गया। लेकिन उसे पता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितने लोगों की जानी गंवाई है। जॉर्ज की तो फैमिली ही खत्म हो गई और हमारी भी कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।